डेट आएगी ऑक्टोबर में છે 15 ऑक्टोबर के 16 चालू अभी गई टेंटेटिव केस सर मेरी एग्जाम बिफोर दिवाली 16 ऑक्टोबर की लगे 21 को गई છે कॉलेज एग्जाम में वो 12 में टिकट पड़ती है वही मैं कॉलेज एग्जाम में कुछ ओनली एबीटी एंड एबीटी एंड बोर्ड्स दैट्स इट अभी टाइम पास है सर जनरल अरे हाँ जनरल ड्रॉ और आगे yes ऐसा नहीं ये क्या ना वार माइनस एरर कर दो ना तो भी एक्चुअल ऐसा क्या तो भी यही आंसर आएगा यही सेम अमाउंट ही जो तुमको अभी आया ना 20 वही है इधर मैंने डायरेक्ट 5 पूछ लिया उधर 5/20 3/20 12/20 जो अमाउंट है वही मिलेगा 5/20 into 60,000 15,000 है हाँ 3/20 into 50,000 मैं बता रहा हूँ ना कर रहा हूँ डिस्कस जर्नल ड्रॉ करो बराबर चलो हो रहा है ना 8,04,000 लास्ट 4 of you got it 8,04,000 आया कब का चलो फिर जर्नल ड्रॉ जर्नल में लिखो पहला है कुछ रिजर्व है रिजर्व लॉस है कुछ तो कहाँ से शुरू करना है कैपिटल लिखो क्या होगा फर्स्ट एंट्री यू टेल बैंक टू गुरु कैप बैंक टू गुरु कैप हाउ मच 1,24,000 एब्सोल्युटली राइट बैंक टू गुरु कैपिटल 1,24,000 बैंक टू गुरु कैपिटल 1,24,000 बैंक टू गुरु कैप 1,24,000 being capital introduced along with goodwill being capital introduced along with goodwill being capital introduced along with goodwill second entry to distribute goodwill will be Guru to Govind to Gopal Guru to Gopal to Govind whatever Guru to Gopal to Govind Guru to Gopal to Govind 2459 being share of goodwill adjusted in partners capital account being share of goodwill adjusted in partners capital accounts being share of goodwill adjusted in partners capital accounts मिला व्हाट नेक्स्ट तो आई थिंक रिवाइज के 3 एंट्रीज डेबिट्स क्रेडिट्स और प्रॉफिट लॉस उड़ा तीनों करो 5 ही आएगा TSR के साथ बस वही खत्म 5 ही रिवाइज के 3 एंट्रीज ही है बस खत्म 5 ही एंट्री अरे वो नहीं है ना प्रोपोर्शनल कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है तो 5 ही आएगा 3 रिवाइल का खत्म बैलेंस की एंट्री थोड़ी होता है वो 2 बैंक बाय बैंक हुआ तो उसका आएगा वो नहीं चलो अभी नया कर से 3 एंट्री कर लो फटाफट पार्टनर्स कैपिटल में अगर पीसीए ना हो અને કોઈ પાર્ટનર નું ડેબિટ બેલેન્સ આવતું હોય તો કેશ લાવવાનું કે રેવા દેવાનું ના ના રેવા દેવાનું રેવા દેવાનું એસેટ માં લખી દેવાનું
હા એસેટમાં નાખી નાખો પણ લાવવાનું નથી. લાવવાનું ને અગર પીસી આપ્યું હોય તો લાવો. તો જ લાવવાનું, પ્રોપોર્શનેટ કરીને તો લાવવાનું. અધરવાઇઝ આ ફાઇનલ અકાઉન્ટમાં કરતા તો હતા આપણે કરંટ બાય બેલેન્સ ગોઝ ટુ એસેટ ટુ બેલેન્સ ગોઝ ટુ લાયબિલિટી. તો એક્સેસ ડ્રોઈંગ્સ અને નેક્સ્ટ ટાઈમ કોમ્પેન્સેટ કરશે. हुई ना ध्रुवी लॉ में अकाउंट स्कूल का मैथ्स में निकल गई, इको में भी निकली. लॉ में 38 2 मार्क्स, बट उसका ओवरऑल टोटल भी नहीं हो रहा था, 12 मार्क्स से जा रहा था. 188 आउट ऑफ 200. उसको आने का कहने का तो फ्री, जब तक क्लियर. हाँ फ्री, नो एक्स्ट्रा टाइम. उसको करना हो तो फ्री. हाँ इधर है, वीडियोस है, असिस्टेंट से डाउट क्लियरिंग सब, वो तो पहले से फर्स्ट सेकंड. कुछ भी नहीं हो पाया किसी का, तो जब तक नहीं हुआ वी आर देयर. तुमको आने का बता रहा हूँ. प्रथम अटेम्प्ट में. चलो चलो प्रथम का लेवल बीच में थोड़ा डगू मगू हो गया, थोड़ा आया है वापस. अभी लगे है पिछले टेस्ट में तो आया था, ये टेस्ट में पता वो बोलो, वो जानना है. क्या वो भी आएगा. चलिए अभी नया कंसेप्ट हो गया जर्नल. यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट टेस्ट. हर एक टेस्ट में इम्प्रूव करने का, हर एक टेस्ट में अच्छा आया तो भी इम्प्रूव करने का, बुरा है तो करना ही है, बट ढील नहीं छोड़ना. कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंट रहने का. चलो न्यू कंसेप्ट दैट इज मेमोरेंडम रिवैल्यू. ये आपको 12th में नहीं मिला. See what is this concept? Listen. In case of admission, retirement or death, we always revalue the assets, right? Why do we do that? सर क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस पहले हुआ है वो सब पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि नए पार्टनर के हक का नहीं है. बराबर है. तो एवरी टाइम एट द टाइम ऑफ, चालू हो गया बेटा एक्सप्लेनेशन. बच्चाने भी देते हैं, थोड़ा ध्यान आपको. देखो कभी भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के बाद आप अपना एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों को रिवैल्यू करते. रिवैल्यू मतलब यू ब्रिंग देम टू मार्केट वैल्यू. तो भी करंट सिनेरियो में सिचुएशन चल रहा है, वो वैल्यू पे लेके आते. कल उठ के बेचा तो प्रॉफिट लॉस होगा. तो प्रॉफिट लॉस सबको तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि न्यू पार्टनर का उसमें कोई हक नहीं है, तो एग्जिस्टिंग को ही जाना चाहिए. तो फॉर दैट रीजन यू ब्रिंग डाउन ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लाइबिलिटीज टू मार्केट वैल्यूज, एंड यू मेक sure that all the existing profit loss belong to old partner, they get distributed and new partner doesn't have any share in that. बराबर है. बट ये एक कंसेप्ट को वायलेट करता है, दैट इज कॉस्ट कंसेप्ट. एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉर्मली shown at what in the balance sheet at historical cost. कॉस्ट कंसेप्ट याद है आपको? कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि शो योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. एक बार आ गया, और बाद में अगर मार्केट वैल्यू चेंज हो रहा है तो घड़ी घड़ी उसको फ्लक्चुएट करने का नहीं, क्योंकि हम उसको इसके लिए तो नहीं लाए अपना बेचने के लिए, हम उसको यूज करने के लिए लाए. यूज कर करके स्क्रैप करके निकाल दे रहे हैं. उसको घड़ी घड़ी डांस करवाने का नहीं, वरना आपके प्रॉफिट्स भी डांस करते रहेंगे, कंपैरिजन वुड बी डिस्टॉर्टेड. वो तो फैक्ट है. तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म्स काफी रिजिड है इस बात पे कि नहीं, हमें अपने एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट भी रखना है, यूज करना है, डेप्रिशिएट करना है, खत्म करना है, हमें उनका वैल्यू चेंज नहीं करना है. जब बेचेंगे तब होने दो प्रॉफिट, लेकिन जब तक बेचा नहीं है तब तक उनका वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट रिजिडली फॉलो करते रहेंगे. अगर ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर्म का, तो उसका एक डाइवर्जेंट रास्ता है, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम रिवैल्यू. उसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यू. इससे क्या होगा, आपके एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूज चेंज नहीं होगी, जो है वैसी की वैसी रहेगी, जो है वैसी की वैसी. हिस्टोरिकल कॉस्ट मेंटेन करना करो,
एसेट लायबिलिटी सेम वैल्यू पे रखने रखो, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और उसका तोड़ भी है, कैसे होगा देखो। अब एसेट और लायबिलिटी, से फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एसेट कॉल्ड लैंड 1 लाख रुपए का इन्होंने लिया था 5 साल पहले। आज की तारीख में उस लैंड का वैल्यू हो गया लेट्स से 4 लाख रुपीज। कितना हो गया? 4 लाख रुपीज। सो इट हैज इंक्रीज्ड बाय 3 lakhs। बुक्स पे तो अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिख रहा है 1 लाख का था, 1 लाख पे ही पड़ा हुआ है। अब कोई एडमिट हो रहा है, लेट्स से A and B are old partners, they were sharing profits and losses as 3:2 and C is getting admitted with let's say 1/6 share। तो न्यू रेशियो क्या होगा आपका? तो 3:2:1। ओल्ड में 0 था, न्यू हो जाएगा 3:2:1, बराबर है। अभी वो लैंड 1 लाख का था, हो गया 4 लाख का, 3 लाख से बढ़ चुका है, लेकिन आपका बुक्स में तो 1 लाख दिख रहा है। और एडमिशन के वक्त आप क्या करते? नॉर्मली रिवैल्यू करते, 1 लाख का क्या करते? 4 लाख करते, तो 3 लाख का प्रॉफिट दिखता। और वो 3 लाख का प्रॉफिट किस में जाता? वो 3 लाख का प्रॉफिट पता है आपको? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको जाएगा? अगर आप करते हो रिवैल्यूएशन किया सपोज रिवैल्यू, तो ए और बी में जाएगा 3:2 में जाएगा, विच इज आई थिंक 1,80,000 एंड 1,20,000। तो खुश, ए खुश, बी खुश, लैंड की वैल्यू हो गई 4 लाख। दैट्स हाउ वी मेक द बैलेंस शीट। बट सपोज इन्होंने ये रिवैल्यूएशन किया ही नहीं, तो लैंड इज स्टिल ऑन 1 लाख and C got admitted now and land is still on 1 lakh, and let's say after a couple of months or maybe 6 months later you sell that land, so how much you will get? 4 lakh. The market value was 4 lakhs. That's not going to fluctuate soon. So ये 4 लाख में बिकेगा तो वापस प्रॉफिट कितने का होगा? 3 लाख का होगा। लेकिन सीन क्या हो जाएगा? अभी 3 पार्टनर है, तो आप तो ऐसे बोल नहीं सकते कि ये एसेट का ओल्ड को जाएगा, ये एसेट का नहीं को जाएगा, नहीं। तो जो प्रॉफिट और लॉस होने वाला है वो सबको ही जाने वाला है, ए बी सी तीनों को। तो अगर सी के आने के बाद ये लैंड बिका तो 3 लाख का प्रॉफिट तो श्योर ही है, क्योंकि वैल्यू बुक्स में 1 लाख किया, आपने ये वैल्यू चेंज कर दी होती तो ठीक था, नहीं किया है तो 1 लाख ही पड़ी है, और 1 लाख में 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, 4 लाख में बेचा, तो ये प्रॉफिट जाएगा ए बी C को in the ratio of 3:1, which is I think 1,50,000 बराबर है। ये डिवीजन हो जाएगा। तो अभी C को तो बैठे बैठे मलाई मिल रही है, तो C के हक का प्रॉफिट कंसिडर सिमिलर टू गुडविल। जो गुडविल में हो रहा था बैठे बैठे मिल रहा है, उसके हक का नहीं है। वैसे लैंड का भी प्रॉफिट उसको बैठे बैठे मिल रहा है, वैसे फर्नीचर का भी प्रॉफिट शायद बैठे बैठे मिले, बिल्डिंग का भी बैठे बैठे मिले, इक्विपमेंट्स का भी बैठे बैठे मिले, या फिर लाइबिलिटीज का भी बैठे बैठे मिल सकता है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज। तो 50,000 उसको बैठे बैठे मिल रहा है, और ए और बी का जी बढ़ता हो रहा है। ए देखेगा साला मेरे को तो 180 होने वाला था, मिलने वाला था, अभी कितना मिल रहा है? 150। बी बोलेगा मेरे को तो 120 मिलने वाला था, अभी मिल रहा है 1 लाख। तो ए और बी रोएंगे, ए और बी रोएंगे कि हमारा प्रॉफिट खा गया सी। तो सी बोलेगा टेंशन मत लो, ये मेरे हक का प्रॉफिट नहीं है, आपको मैं अभी के अभी, जैसे गुडविल के लिए कॉम्पेंसेट किया जाता है ना, सेम कॉम्पेंसेशन विल बी डन फॉर all the assets and all the liabilities, all the assets and all the liabilities, but who will compensate? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो C will compensate it to A and B, अगर लॉस हो रहा है तो A and B will compensate it to C। लॉस भी हो सकता है, लॉस का भी एग्जांपल बता देता हूँ इसके बाद। तो अभी फिलहाल who will compensate it to? तो C will compensate it to A and B। तो एंट्री क्या बनेगी? C to A to B कितना? 50,000, 30,000 एंड 20,000। इसको 30 का मिल रहा है, इसको 20 मिल रहा है, एंड ये कौन से रेशियो में होगा? गेन सैक्रिफाइस, एंड गेनिंग विल गिव इट टू सैक्रिफाइस, सिंपल। और लॉस हुआ सपोज, तो लॉस हुआ तो वही एग्जांपल लो, अभी कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फर्नीचर था बुक्स में, फर्नीचर था बुक्स में दिख रहा है 50,000 का, बुक्स में दिख रहा है 50 का, लेकिन मार्केट में हो गया 30। बुक्स में कितने का दिख रहा है? 50 का, मार्केट में हो गया है 30, तो 20 का हो रहा है लॉस। और अगर ए और बी अलोन होते और ये रिवैल्यू करते पहले ही, तो वो लॉस ए और बी को जाता एज व्हाट? 12 and 8। वो लॉस ए और बी को जाता 12 and 8।
बट अगर बाई चांस इन्होंने रिवैल्यू नहीं किया और वो बिका फ्यूचर में 20 के लॉस पे, तो ये लॉस कौन बेयर करेगा? ए, बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1 which will be 10,000, 6667 and 3333. तो सी रोएगा अभी, सी बोलेगा साला मेरे को खड़े लॉस डाल रहे हो अब 3333, मेरे हक का ये लॉस नहीं है। तो ए और बी बोलेंगे रो मत, हम तुझे आज ही के आज एडमिशन के बाद कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। तो हु विल कॉम्पेंसेट फॉर दिस टू हूम? ए, बी टू सी। और कितना इसका कितने से लॉस कम हो रहा है? तो 2000 ए देगा, इसका 1333 भी देगा और सी का लॉस कॉम्पेंसेट हो जाएगा। फिर भले ही फ्यूचर में लॉस में बिकने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सी हैज बीन कॉम्पेंसेटेड। और इधर भले ही फ्यूचर में प्रॉफिट में बिकने दो और प्रॉफिट तीनों में भी डिस्ट्रीब्यूट होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सी ने ऑलरेडी ए और बी को पहले से कॉम्पेंसेट कर दिया। तो ये सीन है, जो गुडविल का फंडा था वही फंडा है कि फ्यूचर के प्रॉफिट लॉस किनको जाने चाहिए। फ्यूचर के प्रॉफिट लॉस, इन एसेट्स के प्रॉफिट लॉस जो अब तक हुए वो ओल्ड पार्टनर को ही जाने चाहिए। अब सपोज फ्यूचर में जमीन आपकी 4 लाख की 5 लाख में बिके या 6 लाख में बिके, तो 3 से ज्यादा प्रॉफिट हो, उसका आपके हाथ में कंट्रोल नहीं, वो जाने दो ऊपर का प्रॉफिट, वो तो कुछ भी हो सकता है। टिल द डेट ऑफ एडमिशन जो पार्ट है वो कॉम्पेंसेशन आप तभी के तभी कर डालो। ये लॉजिक समझा? क्या हो रहा है कि एडमिशन तक जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है एसेट का, वो किसको बिलोंग कर रहा है? लेकिन ओल्ड पार्टनर को चाहिए कि नहीं, हमें एसेट पुराने वैल्यूज पर ही रखना है, हमें एसेट पुराने वैल्यूज पर ही रखना है, रखो चलेगा। लेकिन उसका जो प्रॉफिट लॉस होने वाला है ना, उसका कॉम्पेंसेशन का एंट्री अभी कर डालो, उसका कॉम्पेंसेशन का एंट्री अभी कर डालो। अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो न्यू पार्टनर विल कॉम्पेंसेटेड टू ओल्ड, अगर वो लॉस हो रहा है तो ओल्ड विल कॉम्पेंसेटेड टू। तो फ्यूचर में भले ही वो बिकने दो एट प्रॉफिट और लॉस, आपको फर्क पड़ने वाला, आपको अपने प्रॉफिट लॉस अभी से मिल चुके हैं, जो गुडविल में किया वैसा ही है सेम, लेकिन इट इज नाउ विद ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटी। तो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग एक अकाउंट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम रिकॉर्ड। मेमोरेंडम रिवाइल कैसे बनाया जाता है? रिवाइल की जगह ये बनेगा मेमोरेंडम रिवाइल। मेमोरेंडम रिवाइल के होते हैं 2 पार्ट्स, अपर हाफ, लोअर हाफ। ओके, अपर हाफ विल लुक एग्जैक्टली लाइक नॉर्मल रिवाइल, अपर हाफ विल लुक एग्जैक्टली लाइक नॉर्मल रिवाइल। तो सपोज दिस लैंड वाला एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंड इन लैंड के केस में 1 लाख का 4 लाख हुआ था, तो प्रॉफिट था ना कि लॉस था? तो बाय लैंड लिखते हो आप कितना? एंड एक ही आइटम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड 1 लाख का 3 लाख हो गया, सब में तो एन नंबर ऑफ एसेट, सब लायबिलिटी सबको लेने का। इधर बाय लैंड हो गया 3 लाख, तो ये क्या है? प्रॉफिट है। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करने का? ओल्ड पार्टनर, जैसे नॉर्मली करते हैं 2 पार्टनर कैपिटल, कौन है वो? ए एंड बी। कौन सा रेशियो? 3:2। तो 3 लाख का प्रॉफिट है, इसका 180, इसका 120। ओके, द सेकेंड हाफ ऑफ मेमोरेंडम रिवाइल विल बी मिरर इमेज। जो जो ऊपर एसेट्स क्रेडिट हुए वो डेबिट कर देने के, और जो यहाँ पे डेबिट में लायबिलिटी या एसेट है उसको क्रेडिट कर देगा, उल्टा कर देने का, नलिफाई। तो बाय लैंड का इधर कर दूंगा मैं 2 लैंड, कितना? 3 लैंड। और सपोज कुछ और होते हैं, बाय बिल्डिंग होता तो 2 बिल्डिंग, बाय क्रेडिटर का 2 क्रेडिटर, 2 डेटर का बाय डेटर, 2 लैंड का बाय लैंड, 2 फर्नीचर का बाय फर्नीचर, सब उल्टा कर दूंगा। अब ऊपर वाले हिस्से में अगर प्रॉफिट है ना, तो नीचे वाले हिस्से में लॉस ही मिलेगा आपको। कॉमन सेंस की बात है ना, ऊपर अगर आपने जो ऊपर क्रेडिट किया है वो नीचे डेबिट कर देना, उल्टा करना है, और ऊपर जो डेबिट किया उसको नीचे क्रेडिट कर देने का, बराबर है। अभी बट ध्यान क्या रखना, ऊपर का प्रॉफिट लॉस गोज टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, नीचे का प्रॉफिट लॉस विल गो टू न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो। खाली ये ध्यान। तो ये 3 लाख जाएगा 3 to 1 में, विच इज बी 1,50,000, 1,50,000। तो नेट होगा क्या? ये कट जाएगा, बाय लैंड 2 लैंड कट जाएगा, सारे डेबिट क्रेडिट एसेट के नलिफाई हो जाएंगे, क्योंकि इंक्रीज भी हुआ है डिक्रीज भी हुआ है, नलिफाई हो गया। बचा क्या? ये 2 ही। तो ऊपर वाले एंट्री में क्या मिला देखो, मेमोरेंडम रिवाइल टू
ए कैप टू बी कैप कितना 3 लाख 180 120 और नीचे वाले पार्ट में क्या मिला ए बी सी टू मेमोरेंडम रिवैल अकाउंट दिस इज 3 लाख अगेन बट दिस टाइम 1,50,000 1 lakh and 50. If you combine these two entries, you get what? ये कट, ये इधर कट, इधर बचेगा 30, इधर बचेगा 20 और ये 50 तो क्या मिला? C280 वही एंट्री. लेकिन सॉल्व करते वक्त आगे पास दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली कर सकते हो या तो वाया मेमोरेंडम रिवैल. सो अगर क्वेश्चन में आ गया कि पार्टनर्स वांट टू मेंटेन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेम एज बिफोर, पार्टनर्स वांट टू मेंटेन द वैल्यूज ऑफ एसेट लायबिलिटीज सेम एज बिफोर, दैट्स योर हिंट. देन यू यूज मेमोरेंडम रिवैल. इट्स बेटर टू प्रेजेंट इट थ्रू मेमोरेंडम रिवैल. डायरेक्टली करने से बेटर है मेमोरेंडम रिवैल. डायरेक्टली रिटायरमेंट डेथ में वापस करवाऊंगा मैं, तभी भी करेंगे. बट अगर कुछ नहीं बोला, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, बेटर है कि मेमोरेंडम रिवैल से करो, अच्छे से प्रेजेंट करो. कैसे कर रहे हैं मेमोरेंडम रिवैल? जस्ट लाइक रिवैल. फर्स्ट हाफ इज जस्ट लाइक रिवैल, ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो. सेकेंड हाफ में जो जो क्रेडिट हुआ उसको डेबिट हो, डेबिट उसको क्रेडिट हो, और वो प्रॉफिट लॉस, मतलब ऊपर प्रॉफिट है तो नीचे, ऊपर लॉस है तो नीचे प्रॉफिट. बट ऊपर वाला किस में जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. नीचे वाला न्यू पार्टनर न्यू. ऑटोमेटिकली जो नेट इफेक्ट है वो गेन सैक्रिफाइस में एडजस्ट, जस्ट लाइक गुड. दैट इज मेमोरेंडम रिवैल. सो 100 बात की एक बात, व्हाट इज मेमोरेंडम रिवैल? वो क्यों बनाया जाता है? पहले तो बिकॉज द पार्टनर्स डोंट वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, दे वांट टू कीप इट सेम एज. लेकिन उनको गेन लॉस भी चबाना है, दोनों करना है. उनको वैल्यूज भी सेम रखनी है और उनको गेन लॉस भी गिव अप नहीं करना है, वो भी एडजस्ट करना है. तो वो दोनों काम कैसे पॉसिबल होगा? थ्रू मेमोरेंडम रिवैल. गॉट इट? तो मेमोरेंडम रिवैल कैसे बनता है? ऊपर वाला पार्ट सेम, नीचे वाला पार्ट उल्टा. ऊपर वाला प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, नीचे वाला क्लियर. प्रॉब्लम, एनी डाउट इफ यू हैव टू आस्क एज वी प्रोसीड विद द प्रॉब्लम. और आपका हिंट क्या होगा कि आपको मेमोरेंडम रिवैल करना है? हाँ जी, आपका हिंट है कि भैया पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड टेक सम नंबर 39. डेप्री जो नॉर्मल होता है, ये वो डेप्री नहीं होता है यहाँ पे. हाँ, वो डेप्रीसिएशन अप्रिसिएशन जो देते हैं ना, वो एक्चुअली रिवैल्यूएशन. रेगुलर डेप्री तो चल ही रहा है. तो रिवैल अकाउंट भी बनेगा और मेमो रिवैल भी बनेगा. नहीं, वो जो डेप्रीसिएशन अप्रिसिएशन देता है ना सब में, वो रेगुलर डेप्री नहीं, वो रिवैल्यूएशन का ही है. तो उसको मेमोरेंडम रिवैल नहीं बोलने के लिए बोलता है डेप्रीसिएशन. तो जनरल डेप्री नहीं हो तो हर साल मार रहा है. ठीक है, सडन ड्रॉप.